तो ये है हिमांशु की कॉपी। तो सब क्वेश्चन थे 15 नंबर के, मतलब 150 नंबर का टेस्ट था आप लोगों का। हिमांशु ने सीसीएट का टेस्ट नहीं दिया। चलो, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन में जनगणना और सर्वेक्षण का क्या महत्व था? भारतीय समाज और प्रशासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आपको बताना भाई जनगणना का क्या इंपॉर्टेंट था उस टाइम जो सर्वेक्षण करवाए जाते थे। तो सीधे से पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी क्वेश्चन की डिमांड होगी भारतीय समाज और प्रशासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। समाज पर और प्रशासन पर प्रभाव का विश्लेषण करना तो वही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, ठीक है। पर आपको समाज के लेवल पे भी देखना है, प्रशासन के लेवल पे भी देखना है। देखो यहाँ क्या लिखा है। ब्रिटिश लोगों का मानना था कि यदि किसी क्षेत्र पर शासन करना है तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। सर्वेक्षण और जनगणना के दौरान भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सामाजिक जानकारी एकत्रित करना चाहते थे। अच्छा, गड़बड़ हो रहा है जी। ठीक है, देखिए, तो ब्रिटिश लोगों के मानना था कि यह किसी क्षेत्र यदि किसी क्षेत्र पर शासन करना तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। सर्वेक्षण और जनगणना द्वारा भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सामाजिक जानकारी एकत्रित करना चाहते थे। सही है, ये इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से। तो ये 0.5 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे। हाँ, बोलिए। सर ये बोल रहे थे ना कि जैसे अभी 3-4 लोगों का 10-10 क्वेश्चन चेक करेंगे तो फिर तो मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ये तो लास्ट में पहले कुछ पढ़ा देते हैं मैथ जो भी। अच्छा, ऐसे तो हर मंडे को इसी में चला जाएगा सर। अब 3-4 लोगों का है, आप खुद सोचिए 10-10 क्वेश्चन चेक करेंगे तो टाइम इसके बियॉन्ड बचेगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले। तो पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी 2 चैप्टर पढ़ के आए हो आप? यस सर। कोई डाउट उसमें? नहीं सर, क्योंकि उसमें क्या था कि एक पहला चैप्टर था अपनी संख्याओं को पहचानना और दूसरा था पूर्ण संख्या को लेके। तो ये बहुत बेसिक चीजें थी, तो ऐसा तो कोई डाउट नहीं था। अच्छा, स्थानीय मान वगैरह था, 4 अंक दिया होता, उससे आप छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं, बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं, उन दोनों का माइनस प्लस माइनस और जो मल्टीपल, यही था, बेसिक था। तो प्राइम ना, ये था क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, यही था बस। चलो बढ़िया बात है। चलो ठीक है, तो कोई ना, अपन पढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसका एक चैप्टर तो हो ही चुका था, दूसरा चैप्टर होगा जो मैंने बोला भी था कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो। भारत में राष्ट्रवाद, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद रखना ये चीज़। इस चाहो तो इस चैप्टर का आप बुक नहीं खरीद, देखो बुक तो मेरा मानना है कि कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे 9th का कोई ज़रूरी नहीं है, 10th में ये चैप्टर आप प्रिंट आउट करवा लो अलग से, तो जो उल्टा ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा। तो आप इस ओनली चैप्टर का प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन आता ही है, ये चीज़ याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसे प्रिंट आउट करके रख सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों, चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इसी नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में चेतना किस तरह पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी।
औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। लेकिन उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले एक और पुस्तक में अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी का अध्ययन किया था, याद करो 8वीं क्लास में। वहाँ अपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना कि वहाँ पढ़ लें, मतलब इसलिए 8th क्लास की एनसीईआरटी डायरेक्ट पे ये इंपॉर्टेंट है। हम यह देखेंगे कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह का हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। अब देखो ये जो हिस्सा लिया है इससे यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा मेंस में। अब यह है 6 अप्रैल 1919। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े बड़े जुलूस आम बात थी। अब मुझे बताइए, जैसे अभी है ना वहाँ पे जो हुआ है सोनम वांगचुक करके किया है, क्या हो गया लेह में? हाँ, तो वहाँ पे जैसे मान के चलो उनको अब ब्रिटिश सरकार से क्या कम है क्या प्रेजेंट सरकार? आप सोचो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, जैसे भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। तो भाई सरकारें चाहे कोई सी भी हो अपनी सत्ता का मिसयूज करती ही है, ये हमेशा याद रखना। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अब मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्वाभाविक बात है आर्थिक स्थिति खराब होगी। अब सरकार चाहेगी कि भाई लोग जो है अपने खिलाफ कुछ ना बोले, इसलिए रोलेट एक्ट लाएगी। इसी कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों की में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतों में 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918-19 और 20-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब होगी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख मारे गए। जबरन भर्ती का मतलब वही होता कि आपकी अनुमति नहीं है तब भी आपको आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। लोगों को उम्मीद थी कि यदि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, मतलब महात्मा गांधी। तो पहला सत्याग्रह का विचार गांधी जी का। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, ये याद रखना। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद होना चाहिए डेफिनेशन। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को भी ही नहीं बल्कि सभी लोगों की हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा के धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो जैसे अभी जो घटनाएं हो रही है, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले भाई गांधी जी को सत्याग्रह कहीं सफल तो नहीं आ रहा। आजकल युवा प्रयास तो करते हैं गांधी जी की तरह आंदोलन करने का, पर जैसे हिंसाएं हो जाती है, तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्सट्रट से गुजर रहे थे 6 नवंबर 1913 को। गांधी का मूवी देख लेना, सारी क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपके यूपीएससी में क्लियर कर लो, सोल्व हो जाएंगे। गांधी मूवी देख लेना, इसमें है ये जो किया गया है। न्यूक्सल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रही इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों को हनन करने वाली नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए।
सत्याग्रह पर महात्मा गांधी क्या विचार है भाई? कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु को विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सोचो, ये बहुत आध्यात्मिकता की बातें हो गई। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप को मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लेस हो सकते हैं या होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। और याद रखना, एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था कि भारत की आज़ादी कैसे होती अगर गांधी जी नहीं होते। तो ये तो श्योर मान के चलो, अगर गांधी जी नहीं होते ना तो भारत अहिंसा के द्वारा तो आज़ादी कभी प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरी बात याद रखना, जब आप हिंसा के रास्ते पे चलते हो ना तो इतनी बड़ी जनसंख्या तक आपका आंदोलन का विस्तार नहीं होगा। ये गांधी जी का ही था अहिंसा, सत्य का सत्याग्रह, ऐसे आंदोलन जिनके कारण जनता जुट पाई। तो ये चीज़ याद रखना, वो क्वेश्चन आया था 2015 में। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले की किसान मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। रोलेट एक्ट, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को चलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो जो रासू का जो लगाया है ना उन पे, वो ऐसे ही कानून है भाई, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता 2 साल तक। महात्मा गांधी ऐसे न्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवगत चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। ठीक है, इससे व्यापक जन उभार से चिंतित था। रेलवे टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह एक सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। भाई, ये कौन सा नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था? अब सोचो, घिसट के चल रहे हैं लोग। जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पंजाब 1919 ये हालात थे। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रह को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गाँव गुजरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोलेट सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे।
लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए याद रखना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और असहयोग आंदोलन जो है उसमें स्टार्ट करेंगे। अभी गांधी जी की गलती भी थी, परंतु देखो गांधी जी को लग भी रहा है, ज़रूरत भी है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस हादसे की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। सोचो, देखो ये अफवाहें थी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंदों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना था। एक चीज़ याद रखना, यहीं से शुरुआत होती है धर्म का राजनीति में प्रयोग, और ये गांधी जी की गलती थी सबसे बड़ी, ये चीज़ याद रखना। असहयोगी क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, तो ये भी याद रखना गांधी जी की पुस्तक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी इस तरीके के। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये बात सही है एकदम, क्योंकि भारतीयों के बिना कोई अनुमति के बिना कुछ कर पाएगा कोई? अब भाई जिस दिन अपने जैसे आज ही है हम मान सरकार के कानूनों को मना कर दे तो सरकार के अपने पर जबरदस्ती कानून थोप सकती है क्या? नहीं। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकारों द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। अब की बार यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन, भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिसों, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों जैसे अब क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, डायरेक्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ इस चैप्टर का तो आप फोटो कॉपी करा के, और मैंने जब पिछले साल भी आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था इस चैप्टर के बारे में। देखो, असहयोग कार्यक्रम के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। सबसे पहले पॉइंट क्या था? न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ठीक है, यहाँ पे साफ दिया है, ये देखो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, न्यायालयों का भी, सरकारी नौकरियों। 2025 का। देखो, सरकार द्वारा पदवियां लौटे, देखो तो ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है, न्यायालयों का भी है ही, ये रहा, देखो ये लिखा अदालत। ठीक, फिर दूसरा है अहिंसा का कठोर अनुपालन, तो हाँ गांधी जी थे, बिना अहिंसा के तो काम चलेगा नहीं, ये बात भी सही है। अगला तीसरा स्टेटमेंट बोला था उन्हें, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, ये गलत है स्टेटमेंट है। चौथा था विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करना। तो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से मिलेगा एक ही चीज़। अब देखो, पहले सरकारी पदवियां लौटा दी, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। एक तो डायरेक्ट सीधा सा ऑप्शन यहाँ से मिल गया था। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सवर्ण अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव को शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव को बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ, असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग दी गई। तो ये याद रखना, कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। बहिष्कार का मतलब किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना है, गतिविधियों से हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचारों को किस तरह समझा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ठीक है, जुलाई 1922। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। अब देखो क्वेश्चन, एक और सोचो, असहयोग आंदोलन से 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था।
दूसरा क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। ये बात सही है, वैध तरीके से तो करना चाहिए। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सेवनीय अवज्ञा और करों भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त नहीं होता सरकार दमन पर उतर आती है। याद करो कि महात्मा गांधी ने 1 साल का ही टाइम बोला था आज़ाद हो जाएंगे। वीडियो बना रहे। अब देखो, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मकदमा लड़ना बंद कर दिया, मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद से चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में परिवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे सोचो उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करें तो स्वाभाविक सी बात है ये चीज़ ये भी करेंगे ना कि नया पंचायती क्षेत्रों का विकास किया जाए। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन में विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जिसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थान पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करना है, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हस्तकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। तो ये याद रखना, पंचायती राज जो चौथा ऑप्शन था ना, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, तो ये साफ लिख रहा है क्योंकि अल्टरनेटिव संस्था तो स्थापित करना ही पड़ेगा। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों से चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटे मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदारी के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से भी वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँवों का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तथा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है यूपीएससी ने आगे जाके। महीने भर इस पूरे इलाके में गांव के संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनके कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। यही होता है जब आंदोलन एक नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखना। बेगार मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। बेगार मतलब जैसे पैसा भी नहीं देना, काम भी करवा लिया। गिरमिटे मजदूर, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटे कहा जाने लगा। उन्हें के एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे थे, जिससे आगे चल के इन मजदूरों को गिरमिटे मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है।
और याद रखना आज यही लोग जो है वहाँ पे शासन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग लेके गए थे। अब देखो ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। तो ये चीज़ याद रखना, ये पिछले क्वेश्चन पूछा है। अब देखो 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को संबोधित किया। बाद में सभा के बारे में उन्होंने बताया था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चिंत लोगों जैसे था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खोल उठा था। गुस्सा तो आया था उनको भी। अहिंसा तो न जाने कहाँ से छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। ये सब उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्हें ये मेरी बात समझी और शांति से चल गए। इससे मतलब ये पता लगता है गांधी जी का कितना प्रभाव था। सोचो अहिंसा को लेके जो गांधी जी प्रिंसिपल थे, उनको लेके लोगों को कितना, सोचो कितना कंट्रोल किया होगा। लोग सोचो अंग्रेज तुम्हें मार रहे हैं, फिर भी तुम उन पर हिंसा नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ी बात होती है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीतारामू राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। याद करो जो फिल्म मूवी बनी थी वो इन्हीं पे बनी थी। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। तो ये सोचो गांधी जी पर कितना विश्वास था उनको। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। 1924 में राजू को फांसी दे देगी। राजू अपने लोगों के बीच एक लोकनायक बन चुके थे। अगर आप वो मूवी देखोगे तो उसमें भी इन्हीं के बारे में ऐसा ही बताया गया है। बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन 4 दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव में से संपर्क रख पाएंगे। सोचो लोगों को, मजदूरों को किस तरीके से रखा जाता था कि एक बंद कर दिया, बस अब बाहर जा ही नहीं जा सकते, ना कोई संपर्क स्थापित कर सकते हो। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त से बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। सोचो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, तब भी ये लागू नहीं हुआ। लेकिन अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों को अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। इसके लिए एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी को नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलनों को कांग्रेस के आंदोलन जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। अभी चोरा चोरी की घटना
याद रखना, यहाँ से गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था, असहयोग आंदोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। गोरखपुर स्थित चौरा में बाजार से गुजरा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। कारण ये था कि लोगों ने जिंदा जला दिए थे भाई बहुत सारे लोगों को। तो स्वाभाविक सी बात, अगर आप आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज और ज़्यादा गुस्सा होंगे। जैसे अभी सोचो ना भाई, आप प्रेजेंट टाइम में सोचो, जैसे अभी लेह में जो वहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया, बीजेपी कार्यालय जला दिया, ये सब है। अगर तुम्हें क्या लगता है कि आंदोलन अब चलने देगी सरकार? कभी नहीं। अब देखो, इसीलिए तो सोनम वांगचुक गिरफ्तार किया गया लोगों का। अब लोग नहीं सर, आज ये तो पेपर में था कि वहाँ मतलब चीजें ठीक हो गई है और स्कूल कॉलेज बंद है, कर्फ्यू लगा दी गई है सरकार के द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए। हाँ वही तो, अब मतलब पॉसिबल ही नहीं है आंदोलन हो गया। ना, पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप हिंसा कर लो फिर उसके बाद में आंदोलन चला लो, पॉसिबल ही नहीं ज्यादा है। सोचिए कि वो आंदोलन इतना दबा दिया गया कि वो खत्म हो गया, ये मानिए। अब देखो वो है ना भाई, मेन लीडर को, उसको भाई आतंकवाद का कानून लगा के उसको खत्म कर दिए। अब क्या ही है, मेन तो वही तो आवाज उठा रहा था कितने सालों से वहाँ पे, सोनम वांगचुक। तो इससे पता लगता है भाई, मैंने वो कल स्टेटस डालते ऐसे नहीं कि भाई ब्रिटिश राज है इंडिया में, भाई ये हकीकत है। सविनय अवज्ञा की ओर फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रह को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित किए गए प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। यहाँ से दो गुट हो जाएंगे, सुधारवादी और परंपरावादी। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्हें 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। याद करो, जो 1927 से 29 की जो आर्थिक मंदी होती है, 1929। हाँ, 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद तो पूरी तरह धाराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसलिए याद रखना, कौन सा आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्हें दम तोड़ दिया था। इसीलिए याद रखना, सैंडर्स की हत्या करेंगे फिर। अब ये देखिए, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कांग्रेस के अध्यक्ष। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे 22, जवाहरलाल नेहरू सबसे 22, सुभाष चंद्र बोस 22 से 5वें भी देख सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को बाद में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनेट स्टेट का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे, इसलिए पहले में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। यहाँ से भी याद कर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते थे, उसने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के बेहतरीन संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। ये याद रखना, ये भी पीछे क्वेश्चन पूछा। लाहौर अधिवेशन तय किया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। याद रखना, ये 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है, इसी दिन के कारण लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहिर्णीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले।
हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता की इन अधिकार से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को सरकार को बदलने उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रिटानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है बल्कि उसके जनता का शोषण किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए वहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग उठती है। अब आता नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखना ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगले साल के लिए, पीटी के लिए। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी नमक की शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जिम्मेदारी की महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी के पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानेंगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। याद रखना पीछे इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप वीजन का टेस्ट दोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। सर बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है भैया। उसने एक और ये पूछा था ना कि मतलब कितने दिन लगा था साबरमती पहुंचने में। अच्छा, 24 दिन लगा था। ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये देखो ये लिखा है यहाँ पे। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोगों अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करे, यानी अंग्रेजों का कहना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ये कानून का उल्लंघन था। याद करो जो अब की बार क्वेश्चन आया था। अभी देखो अभी बताता हूँ। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है उसमें आया था ना। इसमें तो जो क्वेश्चन आया था कि राजद्रोह शब्द के लिए किससे कहा गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वही क्वेश्चन। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। सोचो यही आंसर है इसका। दांडी में नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय में गांधी जी ने ये वक्तव्य बोला था। क्योंकि राजद्रोह कब होता है कि जब आप सरकार के कानूनों का उल्लंघन करो। तो यहाँ गांधी ने क्या किया है, यही तो कानून का उल्लंघन किया है। सोचो डायरेक्ट आंसर यहाँ सर। क्या हो गया? 25 का है। हाँ, तुमने तो पेपर दिया ही नहीं था। जैसे उठा के फेंक दूंगा तुम लोग, यही नहीं पता। तुम्हें तो उल्टा लटकाना पड़ेगा। चलो, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों को सहयोग न करने के लिए बल्कि अपने ही कानूनों को उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया जाने लगा। शराबों की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों को उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशी चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1923 में जब महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशन के हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने नियम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर हमले किए गए। औरतों बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। अभी देखो दांडी मार्च है। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे, जो रात में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ गए थे। और यार सरोजिनी नायडू ने बताया क्या? सरोजिनी नायडू इससे आके मिलती है इस आंदोलन में।
सत्याग्रह पर हमला करते हुए पुलिस 1930। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। और ये है ना गांधी जी का सबसे बड़ी कमी अब यही थी, दोबारा फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, इसके बदले सरकारी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। याद रखना यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन पीटी का डायरेक्ट। दिसंबर 1931 के सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। मुख्तार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया था, पर ये ज़्यादा सफल नहीं रहता है। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते थे उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाया गया। तो ये याद रखना कौन है, भगत सिंह ये लोग हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। याद रखना HRA इससे पहले भी थी, पर इसमें फिर HS ये सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया। इसी नेताओं में भगत सिंह थे, जतिन दास थे, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSR ने ब्रिटिश सत्ता के कई पट्टी को निशाना बनाया। 1929 भगत सिंह और बटेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। तो याद रखना कि वो एक सोशल क्रांति चाहते थे। ऊंच नीच, भेदभाव, गरीबी, अमीरी, ये सब खत्म होना चाहिए। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका शायद स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्शों के लिए बड़े से बड़े त्याग भी कम है। हम संतुष्ट और क्रांति के आगमन की उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त बमकांड पर सेशन कोर्ट में बयान दिया था उन्होंने 6 जून 1929 को दिल्ली में। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जगमोहन सिंह चमनलाल से उद्धृत, राजकमल पेयरबैक, दिल्ली। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज्य के क्या मायने थे। गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किए। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब यहाँ इसलिए गांधी जी पर आरोप भी लगता है कि गांधी जी जो है, स्वाभाविक सी बात है कि किसान हितैषी नहीं थे। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदार से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी, हाँ एक मिनट, महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भी भाड़ा चुकाना उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। इसलिए गांधी जी पे आरोप भी लगता है। ये चीज़ याद रख लेना कि गांधी जी ने किसानों को सपोर्ट नहीं किया। व्यवसाय वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के
में क्या रुख अपनाया? अपने पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ, जो अभी भी चल रहा है, फिक्की, याद रखना है, का गठन किया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीद या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसाय स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसाय संगठनों को गुस्सा भी मंद पड़ गया। अब उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया था। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इसके उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। ये सबसे मेन कारण है। मैं अभी यही बताने वाला था कि गांधी जी क्यों नहीं सपोर्ट करते थे इनको, कि भाई कांग्रेस से तो फंडिंग मिल रही है। अब वही बता, जैसे मोदी विरोध कर सकता है क्या बिजनेसमैन का? कभी नहीं करेगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये एक एक चीज़ जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे 1918-19 में बाबा रामचंद्र उत्तर किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 में क्या होता है? रोलेर एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू। फरवरी 1922 में चोरा चोरी, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ। दिसंबर 1919 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 में अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2019 में। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ होता है। याद रखना, टाइम पीरियड लाइन याद रखा करो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। ये याद रखना कि महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यही होता है इस आंदोलन में। इससे पहले जितना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों में शराबों की दुकानों की पैकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर उच्च जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, ये भी याद रखना। जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। बेचारे जो और लोग थे उनको रोजी रोटी से मतलब था, स्वाभाविक सी बात है। इससे ये भी पता लगता है कि आर्थिक निर्भरता बहुत ज़रूरी है राजनीतिक पार्टिसिपेशन के लिए। बोलते हैं ना भारत में लोग राजनीतिक रूप से कह रहे भाई, अब सोचो कि जो राजनेता है उनको परिवार क्यों हिस्सा ले लेता है? उनको भाई टेंशन ही नहीं है, भाई मैं कल मजदूरी नहीं करूँगा, कुछ कमाऊँगा नहीं तो क्या होगा, तो आराम से राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बेचारा जो व्यक्ति को भाई कल के खाने का पता नहीं, वो क्या राजनीति में पार्टिसिपेशन करेगा? फिर बोलते हैं कि भारत में युवा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कहाँ से करेंगे भाई? वो राजनीति कमाने, इसीलिए फिर राजनीति का गलत प्रयोग होता है। फिर राजनीति एक कमाने के साधन बन जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्रीय सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी मानते घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य। ये गांधी जी का सबसे नकारात्मक पॉइंट है, याद रखना, महिलाओं को लेके। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में दिलचस्पी थी। बस वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए, परंतु अध्यक्ष बनने के लिए नहीं है। आज भी यही है, महिला से वोट तो ले लेंगे मोदी जी, परंतु कोई महिला को मंत्री पद नहीं देंगे।
राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस क्षेत्र में आप बच्चों की गोद में लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतें माओं को जुलूस में देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा की क्या सीमा आई थी? ये तेरी तो सुबह जाग जाया करो भाई 8 बजे। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमृत अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक राष्ट्र के समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था। वे 1930 के बाद अब ये देखो फिर यहाँ से 2025 में क्वेश्चन आया। दलित उत्पीड़ित करने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय से दलितों पर ध्यान नहीं दिया था। देखो ये है कांग्रेस की कमजोरियाँ, क्योंकि कांग्रेस ही रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर सम्मान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेहनत ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। इसी में तो पूना पैक्ट होता है। फिर उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय के आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में बात खास तौर से दिखाई देती थी कि यहाँ उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों का दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनके काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली थी, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये यूपीएससी 2025 में पूछा था। इसमें दलित वर्गों जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, वो प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान का सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता था। और ये याद रखना, गांधी जी ने मतलब अम्बेडकर तैयार नहीं होते हैं। गांधी जी अपनी जो जादुई शक्ति है, मतलब वही मैं मर रहा हूँ आमरण अनशन करने लग जाते हैं, तो बेचारे को उस पर दबाव पड़ता है, तब जाके मानते हैं, नहीं तो वो कहीं मानने को तैयार नहीं थे। उनको पता था कि मेरे कारण महात्मा गांधी मर गए तो मुझे कभी जो है लोग माफ़ नहीं करेंगे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, 1935। भारतीय कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों के बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों काफ़ी करीब देखने लगी थी। अब देखो यहाँ से RSS 1920 से 22 में जन्म होता ही RSS का। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा था कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पे थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पे बहस मुबाहिसा चल ही रहा था। अब देखो यहाँ है ना एक गलती है। अब देखो अम्बेडकर भी ऐसा था, पृथक निर्वाचन मिल गया था उनको, याद करो, पर अम्बेडकर बाद में रिजर्व सीटों के लिए तैयार हो जाते हैं और पूना पैक्ट हो जाता है। पर सोचो इन लोगों के साथ किसी ने पूना पैक्ट नहीं किया। यही तो गांधी जी की कमी थी, अरे सबसे बड़ी कमी थी। इनको लेकिन ना कांग्रेस ने प्रयास किया अपनी तरफ से, क्योंकि RSS जैसे संगठन उस टाइम उत्पन्न हो चुके थे ना। कैसे 1925 में बना था RSS, तभी तो अभी 100 साल होने वाला है ना। हाँ,
तो इसीलिए सोचो कि यही तो कारण है कि आरएसएस जैसे संगठन के पैदा होने के कारण जो है तो यहाँ पे मुस्लिमों के साथ समझौता नहीं होता है, और यहीं से अलग पाकिस्तान की मांग शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे यहाँ से अलग हो, सेपरेशन पूरा बढ़। देखो यह बोला ना जिन्ना ने ख्वाब, हम तैयार है, कोई बात नहीं है, पर इन्होंने वही मांगा जो अम्बेडकर ने मांगा था। जब अम्बेडकर की बात मान ली गई तो इनकी बात क्यों नहीं मानी गई? वही तो बात है ना, क्योंकि उस टाइम जो ये आरएसएस जैसे संगठन पे ज़्यादा वो हो चुके थे और ज़्यादा कांग्रेस पे हावी थे उस टाइम। प्रतिनिधि के सवाल पर बहस मुश्किल चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित हुए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा की। देखिए मैं बता रहा था ना समझिए भाई, समझिए। और आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की आरएसएस का सबसे बड़ा योगदान है भारत पाकिस्तान में। ये है, ये देखो, ये साफ लिखा है NCERT में। वही है ना, अभी सरकार इनकी है तो कौन बोल देगा। शुरू कर जैसे मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त कर। देखो साफ लिखा है NCERT में, साफ। अरे कौन है? आरएसएस के मेंबर। जब सैन्य आगे आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों को हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। अरे बात सही है, आज देखोगे तो आज के जो माहौल है उसके अनुसार एकदम सही है। योगी जी साफ बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। तो जब सोचो वो ऐसे ही परिकल्पना नहीं थी भाई कि भाई जब सभा की बात हम भारत में रहेंगे तो हमारे पता नहीं हमारे कल्चरल राइट को भी प्रिजर्व किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अरे ये बात हकीकत आज दिख रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। तो वही बात है। 1923 में मुस्लिम लीग के एक अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल के ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा वो इस प्रकार था। अब देखो ये है, यहाँ से पता लग जाएगा क्या क्या कमियाँ हैं। मुझे कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाएंगे। देखो साफ लिख रहे हैं, वही है, इनके बातें मानने को तैयार ही नहीं है। और जब मानने को तैयार नहीं तो अलग राष्ट्र की मांग करेंगे ही वो। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है, ये बात सही है। ये सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदाय के प्रति दुर्भावना रखता है और नीच अधम है, मैं अन्य समुदाय के रीति रिवाजों, धर्मों, सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। देखो यहाँ साफ ये कितनी बड़ी बात लिखी है। यहाँ पे बोलते ना यार मुस्लिम धर्म तो ऐसा ही है। मोस्टली जो है भाई यूपीएससी तैयारी करने वाले हैं, तुम लोगों में से भी है जो मानते हैं कि मुस्लिम धर्म तो ऐसा है, ये है, वो लोग गंदे होते हैं। सोचो पढ़े लिखे लोग गधे हैं तो क्या ही होगा देश का। जो ये तो अभी है हालात, आज़ादी 75 सालों बाद। सोचो उस टाइम लोगों का क्या हालात रहा होगा। तो भाई समझिए ये चीज़। कुरान की हिदायतों के अनुसार ये मेरा दायित्व कि अगर जरूरत हो तो मैं उनकी उपासना स्थलों की भी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उसके सांप्रदायिक समूह का प्रेम करता हूं जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाए हैं। और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समा दिया गया। अरे आप खुद ही सोचिए, मतलब या आप बोलते हो मुस्लिम लोग इतने कट्टर क्यों होते हैं, या वो अपने धर्म को लेकर इतना क्यों मतलब क्यों रखते हैं इतना कि हाँ। आप खुद ही सोचिए, कल मैं आप पे प्रतिबंध लगा दूं कि आप लोग मतलब जैसे कि पूजा मंदिर नहीं जा सकते, ठीक है, और आपका जो मंदिर है वो मुसलमानों का है, तो आपको कैसा लगेगा भाई? आप क्यों नहीं विद्रोह करोगे? देखो बात क्या होती है ना, अपन हिंदू है अभी, है ना, अपन उन लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाते उनके बारे में क्या गुजर रही है। अब जैसे राम मंदिर को लेके सोचो कितने बड़े विवाद हुए, कितनी सारी नौटंकियां हुई। अभी सोचो जब एक मंदिर को लेके इतना हो गया, और आज जो है कि हर मस्जिद पे दावत होकर जा रहा है कि ये मंदिर है, तो कैसा लगेगा उनको? और क्यों नहीं फिर विरोध करेंगे, फिर क्यों नहीं दंगे होंगे? अपन एक पक्ष के बारे में सोचते हैं भाई, कभी अपने आप पे लेके सोचो। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है। भारत के सामुदायिक समूह को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। कारण ये है भाई, और आज भी यही कारण है। मैं फिर बता रहा हूँ,
हिंदू सोचता है कि प्रत्येक निर्वाचन का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र का शब्द मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशेषता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये बाद में गलत हुआ। आज़ादी के बाद में कैसे दिया गया उनको आज़ादी? अगर मुझे बताओ, नेहरू जैसा उस टाइम अगर कोई नहीं होता, तो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ उस टाइम भारत के पता नहीं कितने टुकड़े होते। भारत पाकिस्तान में वो टुकड़े होते। ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, कभी भारत का पार्ट नहीं बनता अगर ये नेहरू का लिबरलिज्म उस टाइम काम नहीं आता, उदारवाद। इसलिए अपने अनुसार आज भी वहाँ पे हिम्मत हो तो बीजेपी की वहाँ पे अपने कानून थोप के बता दे, पता लग जाएगा इनको, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। भाई समझिए, जब सरकारें आज नहीं कर सकती वो चीज़ें, तो अपन कैसे दूसरे समुदाय पे जो है अपनी चीज़ें थोप सकते हैं भाई? यार आज फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशेषता वाला देश है। इसमें आप ये तथ्य जोड़ दीजिए कि मुस्लिम आर्थिक रूप से सामान्यतः कमजोर है, उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर से पंजाब में कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे प्रत्येक निर्वाचन को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। यहाँ से पता लगता है भाई। सामूहिक अपनेपन का भाव, ये बाल गंगाधर तिलक है, पीछे से देख शुरू में तस्वीर। अब ध्यान से देखिए, तिलक एकता के प्रतीक घिरे हुए हैं, चित्र के चारों विभिन्न धर्मों को पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद सब है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक राष्ट्र के अंग हैं, जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाले को साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों, भाषा संबंध अलग अलग समूहों में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप जब तक ये दूसरे धर्म के बारे में नहीं समझते हो तब तक आप किसी उसके बारे में, जैसे अब देखो राष्ट्रवाद में क्या हुआ कि भाई एक छवि गढ़ी गई कि हाँ ये भारत माता है। अरे भाई, मुसलमान धर्म को एक बार समझो श्री, उसमें ये कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई वो जो भी अल्लाह है, पैगंबर, उसको मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। भाई एक अपने धर्म की विशिष्टता होती है। अब जैसे कि भाई स्वाभाविक सी बात है, भाई हिंदू धर्म का जैसे भाई स्वाभाविक सी बात है, प्रिंसिपल यही है कि भाई लोगों को जो है दया, करुणा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप उसमें कैसे ये चीज़ें जोड़ सकते हो? मतलब कहने वाला जो कोर प्रिंसिपल है धर्म का, आप उसको कैसे बदल सकते हो? तो जो ये बात आती है कि भाई राष्ट्रवाद है, भाई राष्ट्रवाद एक अलग, एक मतलब कोई राष्ट्रवाद एक बौद्धिक उपज होती है, ये चीज़ समझिए। अब उसमें जब आप प्रतीकात्मक रूप दे दोगे, भारत माता ये सब क्या है, हिंदू धर्म को तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, और फिर आप चाहते हो कि कोई दूसरा धर्म, भाई ये अंतर होता है, अपने अपने धर्म के वैल्यू सिस्टम होते हैं। पर वही है, जब थोपा जाता है तो राष्ट्रवाद वो बहुत खतरनाक होता है, और अभी बीजेपी यही थोपने का प्रयास कर रही है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास में साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। देखिए अध्याय 1, इसमें लोगों की एक ऐसी छवि गढ़ने की मदद मिलती है जिसके जरिए राष्ट्र को पहचान सकते हैं। देखो ये भारत माता है, मुझे बताइए कहाँ, ये देखो भगवा वस्त्र है। अब ये बातें कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है मुस्लिम धर्म को? और फिर आप चाहते हो कि इन चीज़ों का सम्मान भी हो? हाउ इट इज़ पॉसिबल भाई? भारत माता रविन्द्रनाथ टैगोर 1905। ध्यान से देखिए कि यहाँ दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है, हाथ में माला। देखो ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है, उसके सन्यासी गुणों को रेखांकित करते हैं। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की बातें रविन्द्रनाथ टैगोर ने वैसे चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जो सचेत में भारतीय माता माना जा सके। ये समझिए, बहुत खतरनाक चीज़ है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत छवि के रूप में लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 18 शतक दशक में उन्होंने मातृभूमि के चित्र के रूप में वंदे मातरम भी गीत लिखा था। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चिन्हित किया। इस पेंटिंग में भारत माता की सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा का राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। फिर लोग गीतों जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गाँव घूमने लगे। उनका मानना था कि ये कहानियाँ हमारे उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुके हैं।
अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेश्वर शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं को सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ये बात सही है, क्योंकि ट्रेडिशन परंपराएं ऐसे नहीं बनती है, वो रिप्रेजेंट करती है। जवाहरलाल नेहरू, इस क्षेत्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। अब देखो भाई कैसे जुटेगा, आप खुद सोचो, ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ देखो भारत माता की छवि अविनाश टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, हाथी व शेर के बीच खड़ी है, दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। अब कैसे मुस्लिम समुदाय जुट पाएगा भाई, कोई चांसेस नहीं है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं के व मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध चंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यही भी तिरंगा सफ़ेद और हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह देगी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनः व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारतीय लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर जाने देखने लगे। अब ये और दिक्कत, ये अतीत की तरफ जाएंगे तो एंशिएंट काल में जाएंगे, मिडिवल काल में नहीं जाएंगे। ये और एक दिक्कत, यहाँ से ऐसे नहीं भारत पाकिस्तान विभाजन होता। उन्होंने उस गौरव में प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, और जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों के अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वो हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। देखो मैंने जो बोला था वो बात एकदम सही हुई। कैसे भाई, कैसे कर लोगे आप जब ये चीज़ें करके। पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। वो जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातार, चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक शुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारतीय भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। अब ये वही होता है कि जब इतिहास को दोबारा देखा जाता है, इसलिए इतिहास जरूरी भी हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, बम्बई में औरतों का एक जुलूस है, सोचो। निष्कर्ष, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों का स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश की एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मी राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव का चरण आ जाते थे। संसद में जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। अब ये देखो, डायरेक्ट यूपीएससी ने यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। भारत छोड़ो आंदोलन किस मिशन की असफलता व द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिन्हें उन्हें अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता को भारतीय तत्काल हस्तांतरण भारत छोड़ने की मांग की गई। ये देखो, ये डायरेक्ट 8 अगस्त 1942 डायरेक्ट यूपीएससी ने 2021 में पीडी में पूछा था। और मैंने देखा लोग ये भी गलत करके आए थे उस टाइम। तो बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछा है, जिसे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया।
इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वायत्त आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने आंदोलन की और राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मंथांगनी हजारा, असम से कनकलता बरुआ, उड़ीसा से रमा देवी। याद रखना इनका नाम। अंग्रेज द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की बहादुरी से दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा था। आप देखो इसका क्वेश्चन कल लिख के लाना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तय हो गया। पहले विश्व युद्ध में भारत ने भारत राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ सकते हो, आगे रुको 1 मिनट। पहले क्वेश्चन बाद में राष्ट्रीय आंदोलन विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये बहुत अच्छा कारण आएगा। इसके कारण रोलेट एक्ट, ये सब सारी चीज़ें आई, राष्ट्रवाद और पनपा। जब फिर इसके बाद आर्थिक मंदी आती है। हाँ, इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधारों पर, मतलब जब आपको ये बताना है तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार बताने हैं। आधारों पर आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। एक क्वेश्चन तय हो गया। क्या आप मानते हैं कि नमक यात्रा चर्चा करते से स्पष्ट करें कि अपने खिलाफ नहीं, ये हटा देना। रुको 1 मिनट, ये पूछा भी गया है, मतलब डायरेक्ट। नमक यात्रा चर्चा करते स्पष्ट करें कि उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 200 नंबर का यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन लिख लेना, कल अपन ये करेंगे। अब देखो सुनो, एक और मैं बात बता देता हूँ। देखो अभी आपको सीसेट के लिए डेली आपको 2 चैप्टर आप करो। ठीक है, 1 या 2 चैप्टर आप पढ़िए। जहाँ भी दिक्कत हो, मेरी क्लासेज है वो मैंने भेज ही दिया आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी भेज दिया था कल ग्रुप में। आप 1 या 2 चैप्टर लगाइए, जहाँ दिक्कत हो क्लास देखिए। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, जो भी मैंने करवाया उनको देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तीसरी बात क्या होगा, इससे आपका जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होगा फिर अपन जो है नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। तो ये आप लोग यहाँ, उसके साथ में मैंने एक और एनसीईआरटी और बताया था। अब इससे क्या होगा ना, अपन फटाफट हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर डेली अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं ये चीज़ याद रखना कि जैसे 6ठी क्लास की तरह। तो 6ठी क्लास, ये देखो 6ठी क्लास है ना, तो ये बुक है जिसमें आपको चैप्टर पढ़ना है। ये जो गणित प्रकाश करके है, इसमें याद रखना आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक गणित पत्र, जो चैप्टर पढ़ते जाओ ना, तो ये साथ में दोनों सोल्व करते जाओ। तो ये अभी आपको यही काम करना है, उधर से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरी क्लासेज देखो, उधर क्लासेज है आपके पास। दूसरी बात, आपको इधर से गणित प्रकाश और गणित प्रश्न पद्धति है, इसमें से जाके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर डेली ये काम करते रहो। तो जब तक ये मान के चलो 2 चैप्टर आप डेली के करते रहो, तो मेरा मानना है कि लगभग 8-10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है अपन नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपका बेसिक एक बार हो चुका होगा। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, जो डेली इधर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लिखा करो भाई, मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री जो क्वेश्चन है, और टेस्ट दिया करो। बहुत सारे लोग टेस्ट देते नहीं हैं। चलो ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दिया उनकी कॉपी चेक करता हूँ अब।